आखिर कैसे चुना गया था हमारे देश भारत का राष्ट्रगान की वो सच्चाई जो हर कोई नहीं जानता। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रगान से जुड़े रहस्यों के बारे में डिटेल में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में। वो साल था 1911 जब भारत की आज़ादी का संघर्ष जारी था। उसी साल अंग्रेज़ों ने अपनी उदारता का परिचय दिया था जब ब्रिटेन के बादशाह जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत के दौरे पर आए थे। उनका ये दौरा भारत के लिए खास था क्योंकि इस दौरे में उन्होंने भारत के सबसे बड़े राज्य बंगाल के विभाजन पर रोक लगा दी थी और साथ ही उड़ीसा को एक अलग राज्य का दर्जा भी दे दिया था। खैर, ये घटनाएं आज आपको बड़ी सामान्य सी लग रही होंगी, लेकिन उस समय ये भारत की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी थी। लेकिन हम बात बंगाल की नहीं करेंगे, बल्कि बंगाल के एक ऐसे इंसान की करेंगे जिनके ऊपर उसी जॉर्ज पंचम के दौरे के दौरान देश से गद्दारी या फिर कह लें अंग्रेज़ों की चापलूसी करने का आरोप लगाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने इसी जॉर्ज पंचम के स्वागत में भारत का राष्ट्रगान पढ़ा था। तो क्या सच में हमारे देश भारत का राष्ट्रगान असल में अंग्रेज़ों की चापलूसी करने के लिए लिखा गया था, या फिर इस पूरी घटना के पीछे कोई और ही सच्चाई है? चलिए जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो ये ओरिजिनली बांग्ला भाषा में लिखी हुई एक कविता है जिसे टैगोर ने 1911 में लिखा था और 27 सितंबर 1911 को पहली बार इसी कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पढ़ा था, जिसमें जॉर्ज पंचम भी शामिल थे। और उस वक्त गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को भारत भाग्य विधाता का नाम दिया था। लेकिन यहीं पर एक रोचक बात और हो गई। हुआ यूं कि उसी अधिवेशन में कवि, जिनका नाम पंडित रामभुज दत्त चौधरी था, उन्होंने जॉर्ज को एड्रेस करते हुए एक कविता पढ़ी जिसका टाइटल था बादशाह हमारा। चूँकि उस वक्त चौधरी साहब को तो कोई जानता नहीं था और रविंद्रनाथ टैगोर को पूरी दुनिया जानती थी, इसलिए अगले दिन जो अखबार छपे उनमें कुछ ने जानबूझकर टैगोर को बदनाम करने के लिए और कुछ ने उन बदनाम करने वाले अखबारों की नकल करने के लिए ये लिख दिया कि टैगोर ने जॉर्ज पंचम की शान में एक कविता पढ़ी जिसका नाम था भारत भाग्य विधाता, जिसका मतलब है जो भारत के भाग्य का भगवान हो। और इन अखबारों ने रामभुज चौधरी की बात को दबा दी। यही कारण बना कि पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई कि टैगोर, जो आजीवन अंग्रेज़ों का विरोध करते रहे, उन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी क्यों की, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। क्योंकि उस सेमिनार में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, कि जॉर्ज पंचम की तारीफ किसी और ने की थी, लेकिन उसका सारा का सारा क्रेडिट टैगोर को मिल गया। इस अफवाह पर लोगों ने इसलिए भी भरोसा कर लिया क्योंकि 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस अंग्रेजी सरकार के करीबियों ने ये प्रोपेगेंडा के तहत ये कहकर प्रचार कर दिया कि टैगोर को नोबेल सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी की है। लेकिन जब इस मुद्दे को लेकर टैगोर से सवाल किए गए तो उन्होंने सन 1912 में साफ साफ ये समझाया कि कविता जिसमें लोग भारत भाग्य विधाता का मतलब अंग्रेज़ों से निकाल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत भाग्य विधाता के केवल दो ही मायने हो सकते हैं, या तो हमारे देश की जनता या फिर सर्वशक्तिमान ऊपर वाला। कोई अंग्रेज़ या अंग्रेजी शासक कभी भी इस देश का भारत भाग्य विधाता नहीं हो सकता। टैगोर ने इसे खारिज करते हुए साल 1939 में एक लेटर भी पब्लिश करके अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को जवाब देना अपनी बेइज्जती समझूंगा जो मुझे इस मूर्खता के लायक समझते हैं। ये बात तो हो गई भारत भाग्य विधाता से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी इसी भारत भाग्य विधाता कविता से हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन आखिर क्यों लिया गया। तो आपको बता दें कि टैगोर ने कभी भी अपने लिखे इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में नहीं देखा था और ना ही उसे राष्ट्रगान कहा था। आपको बता दें कि टैगोर का जो गीत है वो असल में 5 स्टैंजा से मिलकर बना हुआ है, जिसका सिर्फ एक स्टैंजा ही हमारा राष्ट्रगान है। लेकिन इस गीत को राष्ट्रगान बनाने का श्रेय असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है। तो आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ये गीत भी एक तरह से कांग्रेस का ही गीत था क्योंकि टैगोर को कांग्रेस और गांधी जी का समर्थन था, जबकि नेताजी को ना तो कभी कांग्रेस सही लगी और ना ही गांधी जी। इसलिए जब नेताजी ने इस गीत को राष्ट्रगान कहा तो लोग हैरान रह गए। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की एक महिला मंत्री, जिन्होंने जनगण मन को पहली बार सुन रखा था, वो उसे गुनगुना रही थी। तभी नेताजी ने इस गीत को सुना और उन्हें यह गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी आर्मी के लिए इसे एंथम बनाया। नेताजी को लगने लगा कि जनगण मन ही वो गीत है जो भारत की डाइवर्सिटी को एक साथ बांधने का काम करता है। इस गीत के बोल हर भारतीय को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बांग्ला भाषा में लिखे इस गीत को थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास किया और इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाया, जिसके बाद इस गीत को सब
सब सुख चैन नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इसके बाद भी देश करीब 5 सालों तक गुलाम रहा। इन सब विवादों घटनाओं के बाद जब संविधान में भारत के तमाम प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत को लिखा जाने लगा तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि देश का राष्ट्रगान क्या हो। अब जब राष्ट्रगान के क्राइटेरिया को देखा जाने लगा तो उसमें ये बात शामिल थी कि गान ऐसा हो जो कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता हो और जिसकी धुन इतनी आसान हो कि जिसे खराब से खराब गाने वाला इंसान भी आसानी से गा ले। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा माना गया राष्ट्रगान जन गण मन भारत का राष्ट्रगान बना और उसे भारत के संविधान में मेंशन भी किया गया। इस गान में भारत सिर्फ अपनी समृद्धि और सभ्यता को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आता है। खैर, आपको क्या लगता है हमारी इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।